हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरु जन्मथुरिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 2। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो है अपन ने प्रक्रम वगैरह तक जो है बात की थी कि हम पृथक्करण वगैरह क्यों करते हैं। ठीक है, अभी हम इस सेशन में बात करेंगे पृथक्करण की जो विधि होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसकी कई सारी विधि हैं, जैसे कि हम हाथ के द्वारा करते हैं, जैसे कि अपन ने आलू और जैसे कि अमरूद वगैरह और उसका एग्जांपल देखा था आम वगैरह का। तो आम और अमरूद हमने ईजिली हाथ से जो है अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये हस्तचयन विधि वगैरह होती है। और छोटे जैसे दाल में से कंकड़ वगैरह बीनती हैं माताएं बहनें। ठीक है, वो सब एग्जाम्पल्स हो गए। अभी अपन इसके मेथड्स हैं, तो पहला मेथड देखते हैं अपन। पहला मेथड है हस्तचयन। ठीक है, हाथ के द्वारा बीन के अलग करना। ठीक है, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कच्चा मिलाइए। आप अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण देखते हैं? इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्य कण, अन्य खाद्य पदार्थ, इसमें कई सारे टुकड़े वगैरह जो होते हैं, अशुद्धियाँ, कई तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनको क्या हाथ के द्वारा अलग किया जाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। भाई एक्चुअली क्या है कि अपन गेहूँ लेने गए, ठीक है, तो उसमें अशुद्धि आएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो डूंगरी वगैरह होती है या मिट्टी वगैरह के कण, पत्थर के टुकड़े हो गए, वो अनाज से ज़्यादा हो गए, चावल से ज़्यादा या गेहूँ से ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। भाई अपन पत्थर के टुकड़े खरीदने थोड़ी जा रहे हैं, चावल खरीदने जा रहे हैं, तो जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसकी अमाउंट ही ज़्यादा रहेगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन उसमें क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं, किसी भी चीज़ की अशुद्धि। ठीक है, ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक्करण करना सुविधाजनक विधि लगती है। बिल्कुल सही बात है। ईजिली कुछ अशुद्धि है, उनको अलग करके अलग कर दिया, उनको छाँट के अलग कर दिया, फेंक दिया, बस, तो अपना काम हो गया। ठीक है, उनको शुद्ध जो है अनाज प्राप्त हो गया। अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्तचयन। ठीक है, जैसे कि ये इतना सारा ये अनाज है, इसमें से ये टुकड़े ये पत्थर के निकल रहे हैं, भूसा वगैरह। ठीक है, ये कई सारे जो भी है वो निकल रहा है। ठीक है, ढूंढरी वगैरह जैसे बोला जाता है। थ्रेसिंग हो गई। आपने सेकंड मेथड है थ्रेसिंग। आपने खेतों अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे आपने। ठीक है, खेत खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर। ठीक है, सूखे पौधे से अनाज को अलग करने के लिए, वो एक्चुअली क्या है कि सूखे उसकी गट्ठर कब होता है, अपन ने काट दिया और उसे एक जगह रख दिया, अभी उसमें से अनाज निकाला नहीं है। अगर गेहूं की खेती वगैरह है तो जैसे गेहूं के गट्ठर जो है एक साइड में रख दिए सूखने के लिए, लेकिन अभी अपन ने उसमें से गेहूं निकाला नहीं है। ठीक है, उस टाइम की बात है ये। तो पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सूखने के लिए छोड़ जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। भाई जितनी भी बाल बोला जाता है, गेहूं की जो बाल होती है, तो प्रत्येक पे लगे रहते हैं। आपने होली वगैरह के टाइम पे भूज के भी खाई होगी। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें अनाज रहते हैं, गेहूँ रहते हैं उन पर बाली में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। भाई हज़ारों लाखों की संख्या में अन्य कण निकलेंगे। ठीक है, किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। ठीक है, तो एक थ्रेसिंग मेथड होता है, मशीन वगैरह भी चलती है थ्रेसिंग के लिए। ठीक है, आपने सुनी भी होंगे। ठीक है, वो ट्रैक्टर में पीछे लगती है। ठीक है, थ्रेसर जो बोलते हैं। आम और अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बड़े होते हैं अमाउंट में और लगते कम है। ठीक है, एक पेड़ में मुश्किल से कितने आम हो सकते हैं? 100, 150, 200, 500। ठीक है, और मोटे मोटे होते हैं वो। ठीक है, तो ईजिली अपन उनसे तोड़ सकते हैं। माली से बोला, वो जो है कलेक्ट कर लेगा उसे। ठीक है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अन्य कण जो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको डंडियों से तोड़ना जो है असंभव होगा, इतने सारे अन्य कण होते हैं। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, तो ठीक है, उसके प्रोसीजर को देखते हैं। सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग बोला जाता है। ठीक है, जो सूखी ये जो गट्ठर वगैरह है, ठीक है, ये इसमें से अनाज को अलग करना, ये अनाज को अलग किया जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है उसे थ्रेसिंग बोला जाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक करते हैं। भाई जो हाथ से करते हैं वो उसमें ऐसा किया जाता है, डंडी से जोड़ पहले तो नीचे तिरपाल वगैरह बिछा ली जाती है। ठीक है, उसके बाद डंडी से जोर जोर से पीटा जाता है, उससे क्या अन्य कण वगैरह जो है उसमें से निकल के आपके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, अगर आप खुद से नहीं कर रहे तो बैलों के द्वारा भी करते हैं। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को इन डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। भाई मशीन में दिया सीधे और जो है ईजिली उसमें से निकल के आ जाएगा गेहूँ अलग और भूसा अलग।
ठीक है। आप कभी भी जब इसकी थ्रेसिंग होती है, मतलब इसको अनाज को अलग किया जाता है, तो उस टाइम जब गाँव की साइड से रोडों से आप निकलोगे तो बहुत सारी धूल जो है वो और उसके भूसे की जो कण है वो उड़ उड़ के आते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से ही आते हैं, ठीक है। अगला मेथड हो गया निष्पावन मेथड। सूखी रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, ठीक है। मिश्रण को ध्यान से देखिए कि आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भाई। बुरादे को, मिट्टी, कण वगैरह इनको ईजिली हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिक्स होते हैं एक दूसरे में ही, ठीक है। मिक्स का इन द सेंस ये नहीं है कि वो एक दूसरे में मतलब एक हो जाते हैं दोनों मिलकर, नहीं, लेकिन बहुत मतलब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना जो है संभव नहीं है कि आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। निष्पावन एक मेथड है, उसके थ्रू तो हम अलग कर सकते हैं, हस्तचयन के द्वारा तो हम नहीं कर सकते उसे, ठीक है। कि आप दोनों अवयवों को कणों के माप समाप है, बिल्कुल, ठीक है। क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माप समाप है लेकिन हस्तचयन द्वारा इसे संभव नहीं है। जब आप मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल पर खड़े हो जाइए, मिश्रण को प्लेट में तथा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर, ठीक है। ये जैसे कि ये विमन कर रही है, ठीक है, ये विमन कर रही है, ये कंधे की ऊंचाई से इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। हवा में कंधे की ऊंचाई से ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते? बिल्कुल नहीं। जो भारी होता है, ठीक है, रेत वगैरह जो होता है वो क्या होता है, नीचे गिरता है सीधा, लेकिन जो बुरादा वगैरह मतलब जो सूखी पत्तियों का पाउडर वगैरह है, ठीक है, बुरादा हुआ, सूखी पत्तियों का पाउडर हुआ, वो क्या उड़ के जाएगा, ठीक है, वो उड़ के जाएगा। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? हाँ। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि है वो निष्पावन कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन ने अपनी माताओं बहनों को देखा होगा कि जो गेहूँ होता है सूप वगैरह के थ्रू या फिर ऐसे कंधे तक ऊपर ले जाकर नीचे करते हैं। हवा चलती है तो जो उसमें जो हल्के पार्टिकल होते हैं, जो अशुद्धि होती है, वो हवा के साथ उड़ के थोड़ी दूर इकट्ठी हो जाती है, दूर, है ना। और जो भारी पार्टिकल होते हैं, अनाज के पार्टिकल, वहीं के वहीं नीचे गिरते हैं वो, ठीक है। जैसे कि डेली लगती है ये इस तरीके से, ये अनाज की होगी और ये उड़ उड़ के ये जो है डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। ये हो गए। निष्पावन का उपयोग पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को दूर करने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हल्के और भारी हैं इसलिए अलग किया जा रहा है। अगर ये दोनों सेम वेट के होंगे तो हम इसे अलग नहीं कर सकते निष्पावन विधि के द्वारा, ठीक है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनगणों से पृथक करने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हवा की दिशा ऐसे हो रही है। सूप, ये मैंने बोला, ये इस तरीके से चौकोर तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ एक बार, ये इस तरह की चौकोर स्ट्रक्चर होती है। इसमें से ऊपर से नीचे डालते हैं, ठीक है। ये डाले तो अन्य कण जो भारी है वो यहाँ आ गए, ठीक है। भूसा वगैरह जो है वो उड़ के ऐसे चला गया आगे, ठीक है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्रित हो गए, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेट के निकट एक ढेर बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग में ले लिया जाता है, ठीक है। एक अगला मेथड है चालन। कभी कभी में आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। आपने घर में डेली देखा होगा आटे वगैरह को जो छाना जाता है तो भूसी जो ऊपर आ जाती है और आटा जो नीचे छन के चला जाता है, ठीक है। इसमें उपस्थित जो चोकर होता है तो अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं। चाय वगैरह छानने के लिए भी आपने यूज किया होगा, हमेशा ही करते हैं, डेली का ही काम होता है चाय वगैरह, ठीक है। इसके लिए हम चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। तो इसमें आटा डालते हैं, ठीक है। आटा डालेंगे तो इसे छानेंगे, ठीक है। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जो कि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं, ठीक है। प्राय आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन्हें हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। देखो जैसे कि आपने मिस्त्री वगैरह को भी देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये मिस्त्री वगैरह तिरछी चालनी डाल ली, इस पर डाला उन्होंने, ठीक है। इस पर डाला मटेरियल। जब इस पर मटेरियल डालेंगे तो जो हल्के पार्टिकल होंगे, ठीक है, जो नए पार्टिकल होंगे वो सीधे यहीं आ जाएंगे, और मोटे जो होंगे वो छन छन के मतलब छन के क्या ऊपर से नीचे जो ढल के यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर चलने में, और अपना जो मटेरियल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा, ठीक, कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए घर बनाते हैं तो हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और चालन द्वारा पत्थर, डंडियों, भूसा जो निष्पावन तो थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है, ठीक है। अपने इस प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण और सही कंकड़ और पत्थर जब आपने घर पर बनवाए होंगे तब इस टाइम पे इस तरीके का जो है उपयोग करते हैं वो
मोस्टली प्लास्टर वगैरह की यूज़ टाइम पे यूज होता है, ठीक है, बजरी को छाना जाता है। कक्षा में एक छलनी या थोड़ा सा आटा घर से लाइए, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा इसके आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। चौक पाउडर और आटा जो है वो बिल्कुल सेम पार्टिकल के साइज़ हो गए, उसके सेम फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो भी क्या है कि छन के जाना है, चलनी से छन के जाना है तो वो इजीली छन के निकल जाएगा, उसमें उसका कोई भी अशुद्धि को दूर करना इसके द्वारा संभव नहीं है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव हों जिनके आमाप में अंतर हो, बिल्कुल जिनके साइज़ में अंतर हो उनको ही पृथक किया जा सकता है, हर किसी को अलग जो है नहीं कर सकते। अवसादन अथवा निस्तारण या निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल हुई, मिट्टी जैसे हल्के कण हुए, ठीक है। चावल तथा दालों को पकाने से पहले हम इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे अलग करेंगे? भाई उन्हें धोते हैं, ठीक है। अशुद्धि किस प्रकार से धो की जाती है? मिट्टी वगैरह जो हुई तो उन्हें हम धोते हैं, ठीक है। चावल वगैरह हुए, दाल वगैरह, प्राय पकाने से पहले चावल और दालों को जल से, बिल्कुल सही बात है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं, ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा? तो जाहिर सी बात है जो भारी पार्टिकल है जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, वही डूबेंगे, ठीक है। और हल्के पार्टिकल जो अशुद्धियाँ वगैरह है वो ऊपर तैरेंगे, ठीक है, तो अशुद्ध जल में चले जाते हैं। और ये चावल या धूल क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि उन अशुद्धियों को जल के साथ बाहर निकाला जाता है और अपने ठोस पार्टिकल जो भी अपने अनाज वगैरह हैं वो उसमें ही रह जाते हैं अपने बर्तन में, ठीक है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन बोला जाता है। भाई मिश्रण में जल मिलाया हमने तो भारी अवयव क्या है वो नीचे बैठ गए, ठीक है, और हल्के पार्टिकल वगैरह जो है वो ऊपर तैरने लग गए, तो जो नीचे बैठा है उसे अवसादन बोला जाएगा। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। जो अवसादित मिश्रण हुआ, अवसादित मिश्रण का मतलब है कि तली में बैठ के अपने अनाज के पार्टिकल वगैरह और ऊपर अशुद्धि वगैरह, तो उसको बिना हिलाए चुपचाप जल को बाहर निकाल लेना, ठीक है। उसमें मिट्टी और जो भी अन्य अशुद्धि हल्की पार्टिकल्स जो है वो भी उसके साथ आ जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो निस्तारण कहलाती है, ठीक है। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये मिट्टी और पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है। अघुलित पदार्थ का मिश्रण, पानी में अघुलित पदार्थ, भाई घुलित हो जाएगा तो अलग होगा ही नहीं, ठीक है। घुल गया तो फिर अवसादन और निस्तारण का मतलब ही नहीं है, घुलना नहीं चाहिए, ये इसकी शर्त होती है, ठीक है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, ठीक है। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को उनके मिश्रण से इसी पृथक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल, तेल हल्का होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर तैरेगा, ठीक है, तो उससे जो है अपन तेल को अलग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा भी होगा, आप कभी पानी होता है कटोरी वगैरह पर, किसी में आप पानी लीजिए और आप उसमें वो डालिए ऑयल, ठीक है, 2 4 5 जितना भी बूंद डालो या जो भी एक ढक्कन, ठीक है, तो आप देखोगे एक अलग लेयर बन जाएगी, सबसे ऊपर जो है ऑयल की लेयर बन जाएगी, नीचे जो है वाटर रहेगा, तो ठीक है, अलग अलग लेयर बन जाती है वो। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। ऊपर की जो परत जैसे ऑयल हुआ था हम उसे निस्तारण द्वारा अलग कर लेंगे, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तो चाय की पत्ती पृथक करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अक्सर आप चालनी छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? भाई अगर आपने चालनी का उपयोग नहीं किया, निस्तारण विधि का उपयोग किया, तो क्या आपको अब भी उसमें कुछ पत्तियां मिलती हैं, चाय की पत्तियां? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह गई? बिल्कुल, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, ठीक है। बहुत जी ज़्यादा जो छोटी पार्टिकल है वो नीचे आते हैं, मोस्टली सारे जो है छन्नी में रह जाते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन बोला जाता है, ठीक है, फिल्टर करना, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होगी? फिल्टर करना, ठीक है। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि जो है अच्छी है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है कि निस्तारण और निस्यंदन में जो है निस्यंदन विधि जो है ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो डायरेक्टली एक फ़िल्टर पेपर की तरफ से छान रही है, तो कोई भी जो है अपनी चाय पत्ती के पार्टिकल उसमें नहीं आएंगे और सिर्फ लिक्विड जो चाय है वही आएगी, ठीक है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करें। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, हाँ। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, गंदा हो सकता है, ठीक है। विशेषकर बरसात के बाद, ठीक है, बारिश के बाद जो है, ठीक है। बारिश के बाद क्या सब जगह पानी भर जाता है, तो पानी जो है अगर ओवरफ्लो होता है तो ऊपर वाला जो लेयर है वो सब जगह बहती है, ठीक है। सब जगह नदियों से भी मिक्स हो गई वो, और अपने झरने और जो भी तालाब वगैरह उन सबसे जो है मिक्स हो जाते हो, ठीक है। और आइए हम देखते हैं कि हम पृथक्करण की कुछ विधियां और जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी डाल दें, ठीक है, उससे वही जो है गंदा हो जाएगा। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? ठीक है, निस्तारण और अवसादन हो गया, ठीक है। बैठना जो प्रोसेस वो अवसादन हो गया, जो हमने दूसरे गिलास में किया तिरछा करके वो निस्तारण हो गया। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स वगैरह जो है हल्के पार्टिकल्स जो भी उनका निस्यंदन कर दो। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। भाई कि चाय की छलनी में क्या छिद्र थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन कपड़े से निस्तारण करोगे, निस्यंदन करोगे तो क्या होगा, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं तो उसमें से ईजिली नहीं निकलेंगे, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पे जो भी मिट्टी के कण वगैरह, ठीक है। कपड़े के टुकड़े में बने हुए तांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। भाई कपड़े में से छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं का निस्यंदन के रूप में। भाई एक जनरल एग्जांपल देख सकते हैं आप, कोई रूमाल लो, उसमें पानी डालो, ठीक है, गिलास की तरह शेप बना लो, उसमें पानी डालो तो पानी जो बह के नीचे निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, मतलब स्पेस जो है रंध्र, उससे वाटर निकल रहा है, ठीक है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, ठीक है। एक फिल्टर पेपर आता है, ठीक है, उसके द्वारा अलग कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तब फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। देखो आपको करना क्या है, ये गोल फिल्टर पत्र हुआ, इसे पहले हाफ में बदला आपने, ठीक है, इसे और ज़्यादा फोल्ड किया, ये इस तरीके से होगा और ये कीप में बना लिया आपने, ठीक है, ये से गोल सा कर दिया, ठीक है। कीप में लगा दो तो धीरे धीरे करके नीचे छनता रहेगा तो एकदम क्लियर रहेगा, साफ, ठीक है। साधारणतः फलों अथवा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दूध को फाड़ के जो है उसमें रखा जाता है कपड़े से में, ठीक है, वो पनीर बनाने में। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण अथवा द्रवों का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस पनीर का जो ये मिश्रण होता है उसे कपड़े या छन्नी से फिल्टर पत्र द्वारा अलग कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।